तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, आप सबको पेट्रोल प्राइस में हफ्ते में 2 दफा इंक्रीज, और वो इंक्रीज भी इतना जो पाकिस्तानी हिस्ट्री में कभी ऑब्जर्व ना किया गया हो। मतलब एक दफा में 30 रुपए और दूसरी दफा में 30 रुपए एंड कलेक्टिवली एक हफ्ते में 60 रुपए। एंड एज अ रिजल्ट पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर जा पहुंचा है। मुझे याद है अपने बचपन से लेकर आज तक के जब पेट्रोल प्राइस में 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है 50 सेंट्स तक भी इंक्रीज होते थे तो लोगों की चीखें शोरो गुल वलवला आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा होता था। लेकिन अब तो डायरेक्टली 30-30 रुपए करके टोटल 60 रुपए इंक्रीज कर दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुआ। कहने को तो हमारे पास बहुत सारे बम हैं जैसे बाबर, गौरी, शाहीन, गजनवी, लेकिन जब चलाने की बारी आती है तो एक ही फेवरेट बम है और वो है पेट्रोल बम। और ये वो वाहिद बम है जो हमारे हुक्मरानों ने दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी आवाम के लिए ही बनाया है। और ये वो वाहिद बम भी है जो हमारे हुक्मरान जितना फाड़ते हैं उतनी ही हमारी आवाम की हमारी आवाम उससे मुतासिर होती है। अब एक आर्गुमेंट जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ वो आर्गुमेंट ये है कि भाई पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। अब ये आर्गुमेंट उन लोगों की तरफ से दिया जाता है जिनकी सोच या तो घास चढ़ने गई होती है या वो लोग बिल्कुल ही निकम्मी, जाहिलाना और बेवकूफाना सोच के हामिल होते हैं। अब इस आर्गुमेंट में जिन कंट्रीज की वो मिसाल देते हैं उनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर जर्मनी में 2 यूरो पर लीटर पेट्रोल है जो कि पाकिस्तानी 400 रुपए बनते हैं तो पाकिस्तान में अभी भी 200 रुपए लीटर पेट्रोल है जो कि जर्मनी के प्राइस का आधा है। अब उन बेवकूफाना सोच के हामिल लोगों को ये बात कौन समझाए कि भाई जर्मनी में फी का आमदनी $46,000 है जबकि पाकिस्तान में $4,000 है। अब एक शख्स को अगर आप $46,000 दें और उसको कहें कि 400 रुपए पर लीटर पेट्रोल खरीदो और दूसरे शख्स को आप $4,000 दें और उसको कहो कि आप 200 रुपए पर लीटर पेट्रोल खरीद लो तो कौन शख्स बेहतर कंडीशन में है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तुम तो जर्मनी के बारे में वीडियोस बनाते हो, तुम कहां पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस पर आ गए। तो उस सवाल का जवाब ये है कि ये वीडियो भी जर्मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर ही है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जर्मनी ने रिसेंटली 9 यूरो का टिकट इंट्रोड्यूस किया है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 1800 रुपए। और ये जो 1800 रुपए का टिकट होगा वो पूरे महीने के लिए पूरे जर्मनी में वैलिड होगा। यूजुअली यहाँ पर होता यह है कि हर शहर का अपना टिकट होता है। जैसा कि मैं म्यूनिख शहर में रहता हूँ तो म्यूनिख जो पूरा शहर है वो 3 या 4 जोन में डिवाइड है, जिसमें M जोन आ जाता है, 1 जोन आ जाता है, 2 जोन आ जाता है और शायद 3 जोन भी आता है। तो जो पूरा महीने का टिकट होता है वो सिर्फ एक जोन के लिए होता है, यानी कि मैं पूरे एक शहर में भी एक टिकट पर नहीं घूम सकता। अगर मैंने M जोन में ट्रेवल करना है तो मुझे अलग टिकट लेना होगा, और अगर 1 जोन में ट्रेवल करना है तो मुझे अलग टिकट लेना होगा, और अगर 2 जोन में ट्रेवल करना है तो अलग टिकट लेना होगा। तो अगर आपने M जोन का टिकट लेना है तो वो आपको तकरीबन 60 यूरो का पड़ता है जो कि पूरे महीने के लिए वैलिड होता है। और अगर आपने M और 1 जोन में दोनों में ट्रैवल करना है तो वो टिकट तकरीबन 95 से 100 यूरो का पड़ता है। लेकिन रिसेंटली जर्मनी ने जो टिकट मुतारिफ कराया है वो सिर्फ 9 यूरो का पड़ता है, और उसमें आप किसी शहर का सिर्फ 1 या 2 जोन नहीं बल्कि पूरा शहर भी नहीं बल्कि पूरा जर्मनी ट्रैवल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। जर्मनी के किसी भी शहर में जाकर आप उस शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं उसी 9 यूरो के टिकट पर। सिर्फ शर्त यह है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई एरी गरी नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा जाल अपने पूरे मुल्क में इस तरह बिछाया हुआ है कि पूरे मुल्क की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचना नामुमकिन तो बहुत दूर की बात है, मुश्किल भी हो। तो इन शॉर्ट आप 9 यूरो में पूरा महीना पूरा मुल्क जर्मनी घूम सकते हैं। और ये टिकट इन्होंने मुतारिफ कराया है 3 महीने के लिए, मतलब एक महीने का टिकट 9 यूरो, दूसरे महीने का टिकट 9 यूरो और तीसरे महीने का टिकट 9 यूरो। तो अब आप सोच सकते हैं कि कहां जब आप 60 यूरो का टिकट लेते हैं तो आप पूरा शहर भी नहीं घूम सकते बल्कि उस शहर का एक जोन घूम सकते हैं, और कहां आप 9 यूरो का टिकट ले रहे हैं और पूरा मुल्क घूम सकते हैं। अब आप इसको सब्सिडी कह लें, स्कीम कह लें, डिस्काउंट कह लें या जो भी कह लें, ये इन्होंने इस वजह से मुतारिफ कराई है ताकि कोरोना के बाद लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं पाकिस्तान में देखता हूँ तो पाकिस्तान में 60 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। और खास करके जब मैं कराची वालों का सोचता हूँ तो कराची में तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपके पास ये चॉइस भी नहीं है कि आप गाड़ी ना लें या बाइक ना लें और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें। तो इन शॉर्ट ये कि हर छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी पर इसका असर पड़ेगा। तो कहां जर्मनी जैसा मुल्क जहां $46,000 फी का आमदनी है वो अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, और कहां पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां $4,000 फी का आमदनी है वो अपने लोगों पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। अब कुछ बेवकूफाना सोच के हामिल लोग फिर से आ जाएंगे एक और आर्ग्यूमेंट लेकर, और वो आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई कहां तुम जर्मनी से पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हो। तो उस पर भी मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं कि जब 1945 में पाकिस्तान बनने की तैयारी हो रही थी तब जर्मनी जंग अजीम दोम के बाद अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। और 1947 में जब पाकिस्तान बन चुका था उसके बाद 1950s में जर्मनी के इतने बदतरीन हालात हो गए थे कि करेंसी डिवैल्यू होना तो बहुत दूर की बात, इनके पास कोई करेंसी बची ही नहीं थी। लेन देन के लिए लोगों के पास करेंसी नहीं होती थी बल्कि लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब एक चीज लेने के लिए दूसरी
दूसरी चीज देना पड़ती थी। इनकी ज्यादातर इमारतें जमीन बोझ हो चुकी थी, लाखों लोग मर चुके थे, मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। और सब दलीलों पर सबसे भारी दलील ये कि जर्मनी की इतनी खस्ता हालत थी कि जर्मनी को पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क से इमदाद लेनी पड़ी। अब बहुत सारे लोग यकीनन मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे कि तुमने हम जैसी अजीम कौम और हमारे मुल्क को भिखारी कैसे कहा। तो भाई सबसे पहली बात ये कि उस कौम में मैं भी शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अकवाले जरिए हैं। तो ये जो बात मैंने कही है ये उनके मुताबिक कही है। तो अब आ जाते हैं उस इमदाद के ऊपर जो कि 12 करोड़ रुपए की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से जर्मनी को दी गई थी उनकी खस्ता हालत की वजह से। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी कितनी खस्ता हालत के अंदर था कि उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क से इमदाद लेना पड़ी। बहुत से लोगों को तो शायद यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने जर्मनी को इमदाद दी थी, और कभी हम इतने मजबूत भी थे कि हम जर्मनी जैसे मुल्क को इमदाद दे सकते थे। और आज हालत यह है कि जो 12 करोड़ रुपए की इमदाद पाकिस्तान ने जर्मनी को दी थी, वही जर्मनी आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि हर रोज 12 करोड़ रुपए की सिर्फ वो पेपर पेन बनाता है। और पाकिस्तान जो उस दौर में इमदाद देने वाला मुल्क हुआ करता था, वो आज किस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज उसको इमदाद देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आए दिन हम सुना करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ऐसा वक्त भी था जब जर्मनी जैसे मुल्क को पाकिस्तान जैसे मुल्क से वर्कर्स की रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, और पाकिस्तान ने जर्मनी को अपने वर्कर्स भेजने से रिफ्यूज कर दिया था। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें उस वक्त की सिचुएशन जब पाकिस्तान से वर्कर्स जर्मनी आने को तैयार नहीं थे, और आज की सिचुएशन। आज अगर आप 100 या 1000 बंदों को खड़ा करें, उनको ऑप्शन दें कि आपको जर्मनी का वीजा दिया जाता है, तो आप जर्मनी जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? तो कितने लोग पाकिस्तान में रुकेंगे और कितने लोग जर्मनी आना पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब हम सब जानते ही हैं। अब फिर से वही सोच के हामिल लोग आ जाएंगे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी साजिश हुई है, यहूद और नसारा, काफिर, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, ये सब लोग बहुत साजिशें कर चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिशों में मुलव्विस है। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि सिर्फ हमारे ही खिलाफ साजिशें क्यों होती हैं? हम किसी के खिलाफ साजिश क्यों नहीं करते? क्या हमारा दिमाग इतना बेहतर नहीं है कि हम उन लोगों के खिलाफ साजिश कर सकें जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं? और फिर ये बात याद रखने वाली है कि साजिशें चाहे बाहर से हों या अंदर से हों, हमेशा उन्हीं कौमों के खिलाफ कामयाब होती हैं जिन कौमों के अपने अंदर से लोग उन साजिशों में शामिल हों, यानी कि जिन कौमों के अपने अंदर गद्दार मौजूद हों। लेकिन फिर सवाल पैदा ये होता है कि क्या गद्दार पैदा करने का ठेका सिर्फ हमने ही लिया है? गद्दार कहीं और क्यों नहीं पैदा होते, और हम उन कौमों के खिलाफ साजिशें क्यों नहीं करते जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो कौमें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं? तो ये वीडियो भी जर्मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर ही थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, तमाम हालात से आगा हूँ, तो कंपैरिजन खुद ब खुद जहन में आ ही गया और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कहां पाकिस्तान, वो मुल्क जो उस वक्त इमदाद दे रहा था जर्मनी को, आज वो कहां पहुंचा हुआ है और वो अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, और कहां जर्मनी जैसा वो मुल्क जो उस वक्त इमदाद ले रहा था वो आज किस मुकाम पर है और अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है। अब मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो कि सिर्फ हुक्मरानों को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि हुक्मरान भी हम में से ही निकलते हैं। तो आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एज अ नेशन वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि हम जिस पोजीशन में भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, इस सब का हल क्या है? तो अगर आप इस सारे मैस का वन वर्ड आंसर या वन वर्ड सोल्यूशन एक वीडियो में चाहते हैं तो मुझे आपकी सोच पर हंसी आती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि इस सारे मैस का सोल्यूशन एक वीडियो में दे दिया जाए। हाँ, अलबत्ता मिनिमम हम इतना कर सकते हैं कि हम गौर करें, सोचें, फिक्र करें अपने आप को चेंज करने की और इंप्रूवमेंट की तरफ जाने की, क्योंकि अल्लाह भी कुरान में कहता है जिसका मफहूम है कि वो किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदलना ना चाहे। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम आज तक इतने डाइल्यूजन्स में मुब्तला हैं, ना हम अपनी गलतियों को मानते हैं, ना कोताहियों को, ना लैकनेसेस को। हम आज तक इसी डाइल्यूजन में मुब्तला हैं कि हम दुनिया की अजीम तरीन नंबर 1 कौम हैं और दुनिया का अजीम तरीन नंबर 1 मुल्क हैं। तो मेरा सवाल ये होता है कि अगर हम दुनिया की अजीम तरीन कौम हैं और दुनिया का अजीम तरीन मुल्क हैं, तो आज हम इतने मुल्क और इतनी कौमों से पीछे क्यों हैं? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें या ना करें, गौर और फिक्र जरूर करें कि आज हम कहाँ हैं, क्यों हैं और किस वजह से हैं। दिस इज बिलाल सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच, बाय। और बाय द वे सुनने में तो अभी ये भी आ रहा है कि ये तो पेट्रोल प्राइस की सिर्फ पहली और दूसरी ही डोज थी। बूस्टर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।